वेलकम टू स्टडी गो जीनत। आज इस वीडियो में हम भारतीय साक्षी अधिनियम का चैप्टर नंबर 9 कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 9 में सेक्शन 124 से लेकर 139 तक के प्रोविजंस दे रखे हैं और इन प्रोविजंस के बजाय सेम ही चैप्टर में इंडियन एविडेंस एक्ट के हुआ करते थे सेक्शन 118 से लेकर 134 तक के प्रोविजंस। तो जो प्रोविजन इंडियन एविडेंस एक्ट में थे, जो भारतीय साक्षी अधिनियम में है, इनमें जो भी मतलब अंतर है वो ना हम सेक्शन टू सेक्शन कवर करते चलेंगे। बाकी ये चैप्टर नंबर 9 भारतीय साक्षी अधिनियम का बताता है कि कौन व्यक्ति विटनेस बनने के लिए कैपेबल हो सकता है, उसकी गवाही कितनी ज्यादा क्रेडिबल हो सकती है, कब किसी विटनेस को मजबूर नहीं किया जाएगा किसी पर्टिकुलर मैटर के संबंध में गवाही देने के लिए, यानी कि प्रिविलेज कम्युनिकेशन और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो, और साथ ही कितने नंबर ऑफ विटनेसेस चाहिए होते हैं किसी भी मामले में। ये सब बातें इस चैप्टर में बताई गई हैं। इन सब बातों के साथ साथ जो विटनेसेस के टाइप्स होते हैं वो सब कुछ विद केसेस आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आपको भारतीय साक्षी अधिनियम के सारे लेक्चर्स चाहिए तो वो सारे लेक्चर्स एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भारतीय साक्षी अधिनियम 2023 के वीडियो लेक्चर की सीरीज में जो भी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, उस कंटेंट का मैंने एक बुक लॉन्च किया है हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में, जो कि बाय पोस्ट भेजी जाएगी। अगर आपको परचेज करनी है तो परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर डाल दिया है। बाकी क्रिमिनल लॉज जो है न्यू वाले, वो भी जल्द ही बुक के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे और उसके बारे में ना आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी गो विद जीनत पर मैं अपडेट दे दूंगी जल्द ही। इसलिए मेरा टेलीग्राम चैनल स्टडी गो विद जीनत जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि सारी चीज़ों की अपडेट मैं अपने चैनल से रिलेटेड, लीगल चीज़ों से रिलेटेड वहीं पर आपको प्रोवाइड करती हूँ। और ऐसे बढ़िया बढ़िया कंटेंट के लिए मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सेक्शन 124 भारतीय साक्षी अधिनियम का सबसे पहली चीज ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल गवाह बन सकता है। गवाह बनने के लिए कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है कि जब कोई पर्टिकुलर पर्सन कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया ही फुलफिल करेगा तभी हम उसको गवाह मानेंगे, तभी वो गवाह बनने के लिए कॉम्पिटेंट होगा। ऐसा कुछ नहीं है। गवाह कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर कोर्ट ये डिटरमिन कर रही है कि कोई पर्सन बहुत ज्यादा कम एज होने की वजह से, या फिर बहुत ज्यादा बड़ी एज होने की वजह से, या फिर दिमाग की या किसी शारीरिक बीमारी की वजह से, या इसी तरह के किसी भी रीजन की वजह से जो क्वेश्चन उससे हम पूछेंगे उन क्वेश्चन को वो नहीं समझ सकता है एंड उन पूछे गए क्वेश्चन का रैशनल आंसर नहीं कर सकता है, तो वो यहाँ पर गवाह नहीं बन सकता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि हर एक पर्सन कॉम्पिटेंट है कोर्ट में गवाही देने के लिए और गवाह बनने के लिए, इवन अगर वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड वाला व्यक्ति भी है तब भी। बट शर्त यह है कि जो क्वेश्चन उससे पूछे जा रहे हैं वो समझ सक रहा हो और उनके ना रीजनेबल रैशनल आंसर वो दे सक रहा हो। इवन वो लोग जो कि ये दावा करते हैं कि उन्हें भूत दिखते हैं, वो भूत से बात कर सकते हैं, आत्माएं दिखती हैं, आत्माओं का उन्हें अनुभव होता है, वो भी मतलब विटनेस बन सकते हैं। बस शर्त यही है कि वो समझ सकते हो वो क्वेश्चन जो उनसे पूछे जा रहे हो और उनका वो रैशनल आंसर कर सकते हो, इन चीजों के होने के बावजूद भी। क्योंकि देखो, ऐसे लोग जो ये कहते हैं ना कि हमने आत्माओं से बात की है, हमने भूत को देखा है, मेरे मुंह से ना उनके लिए बस यही निकलता है, क्यों बेवकूफ बना रहे हो, मैंने तो आज तक नहीं देखा। ना मैंने कभी भूत देखा है, ना कभी मैंने महसूस किया है, लेकिन हाँ, मेरे सपने में एक भूतनी जरूर आती है और वो है ये। इस भूतनी से अलावा मैं किसी भूतनी से नहीं डरती। तो एक ना हमारे पास केस आया था आर वर्सेस हिल्स का 1920 का। देखो, 1920 हॉरर मूवी थी और 1920 का ये केस है। तो इस केस में ये कहा गया था कि डुनली नाम का एक पर्सन था जो कि ये दावा करता था कि मैं 20,000 आत्माओं से बात कर सकता हूँ। इस तरह का डिल्यूजन उसके साथ होने के बावजूद भी ना उसको, उसकी गवाही को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो पूछे गए क्वेश्चन को समझ पा रहा था और उनके रैशनल आंसर कर पा रहा था, ऐसा डिल्यूजन होने के बावजूद भी। वहीं अगर कोर्ट को लगता है कि भैया ये तो बहुत कम एज होने की वजह से, या बहुत ज्यादा एज होने की वजह से, या किसी फिजिकल और मेंटल डिसीज की वजह से, या इनमें से किसी सिमिलर काइंड ऑफ रीजन की वजह से जो क्वेश्चन इससे हम पूछ रहे हैं वो नहीं समझ सक रहा है और उनका रैशनल आंसर नहीं दे पा रहा है, तो तब यहाँ पर ऐसे व्यक्ति की टेस्टिमनी पर रिलाय नहीं किया जा सकता। ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि ये गवाह बनने के लिए कैपेबल नहीं है। बाकी भारतीय साक्षी अधिनियम का सेक्शन नंबर 124 इंडियन एविडेंस एक्ट में जब हुआ करता था सेक्शन 118, तब एक्सप्लेनेशन में ना पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड की जगह लिखा होता था ल्यूनेटिक, और अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की जगह लिखा होता था ल्यूनेसी। तो पहली चीज तो क्लियर है कि जो क्वेश्चन को नहीं समझ सकते हैं, उनका रैशनल आंसर नहीं कर सकते हैं, वो कोर्ट में टेस्टिमनी नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ विटनेसेस
जिनको ना कुछ मैटर्स के संबंध में सेक्शन 127 से लेकर 136 तक के जो प्रोविजन है भारतीय साक्षी अधिनियम में, इन प्रोविजन के तहत प्रिविलेज मिला हुआ है, तो वो उन मैटर्स के संबंध में कोर्ट में टेस्टिमनी नहीं दे सकते हैं। एंड जो प्रेसिडेंट और गवर्नर वगैरह होते हैं ड्यूरिंग दियर टर्म ऑफ ऑफिस, उनको भी कंपेल नहीं किया जा सकता है टेस्टिमनी कोर्ट में देने के लिए। अब यहाँ पर विटनेसेस के अगर हम टाइप देखें तो सबसे पहले जो विटनेसेस, जो गवाह विक्टिम साइड से लाए जाते हैं, विक्टिम के केस को सपोर्ट करते हैं, वो होते हैं प्रोसिक्यूशन विटनेस। और जो एक्यूज के केस को सपोर्ट करते हैं, एक्यूज की तरफ से लाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं डिफेंस विटनेस। तो ये जो दोनों तरह के विटनेस हैं, ये कई टाइप के हो सकते हैं। लाइक आई विटनेस, जिसने मतलब कोई पर्टिकुलर चीज होते हुए डायरेक्टली देखी है, कोई पर्टिकुलर एक्ट डायरेक्टली खुद अपनी आंखों से देखा है। इट मीन्स कि उसको उस पर्टिकुलर एक्ट का फर्स्ट हैंड नॉलेज है, और जिसको फर्स्ट हैंड नॉलेज होता है उसी को वो एविडेंस कोर्ट में देना होता है, उसके बारे में गवाही कोर्ट में देनी होती है। ये हम पढ़ते हैं सेक्शन 55 भारतीय साक्षी अधिनियम में। ये कहलाता है बेस्ट एविडेंस रूल, क्योंकि ये कहता है ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, यानी कि जिस गवाह ने जो पर्टिकुलर चीज होते हुए देखी, जो पर्टिकुलर चीज सुनी, जो पर्टिकुलर चीज महसूस की, वो ही आके कोर्ट में उसकी गवाही दे। अब जो आई विटनेस होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, जैसे कि एक पर्सन तब मौजूद ही था जब क्राइम हो रहा था सामने सामने, लाइक कोई पर्टिकुलर पर्सन के सामने ही सामने कोई दूसरा व्यक्ति आके किसी को शूट करके चला जाता है, तो वो हो गया नॉर्मल आई विटनेस, जिसने वो चीज देख ली। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास चांस विटनेस, जो कि क्राइम सीन पर डेलिबरेटली मौजूद नहीं था, बल्कि अनएक्सपेक्टेडली वो क्राइम सीन पर मौजूद था। वो बाय कोइंसिडेंस, बाय चांस वहां पर मौजूद था, और दैट्स व्हाई वो क्राइम सीन पर जो चीज हुई उसको देख लिया। तो वो यहां पर है चांस विटनेस। लाइक एक रोड पर कोई कार किसी पर्सन का एक्सीडेंट कर रही होती है, एंड उसी दौरान कुछ लोग उस साइड से गुजरते हुए ये चीज देख लेते हैं, तो वो लोग यहाँ पर क्या कहलाएंगे? वो लोग कहलाएंगे चांस विटनेस। बट वहीं अगर चांस विटनेस की प्रेजेंस क्राइम सीन्स पर डाउटफुल होती है, तो उसकी टेस्टिमनी पर रिलाई नहीं किया जा सकता है। ये कहा गया था रवि मंडल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2023 के केस में। अब यहाँ पर मान के चलो ऐसा होता है कि प्रोसिक्यूशन साइड विक्टिम के केस की सपोर्ट में जो गवाह पेश की हैं, वो गवाह प्रोसिक्यूशन के सपोर्ट में गवाही अगर नहीं दे रहा है, वहीं अगर डिफेंस साइड ने एक्यूज के केस की सपोर्ट में जो गवाह पेश किए हैं, वो गवाह डिफेंस साइड के सपोर्ट में अगर गवाही नहीं दे रहा, सच बोलने को तैयार नहीं है, या फिर ऐसा लग रहा है कि ये तो बायस हो गया है, तो तब ये कहा जाता है कि वो विटनेस बन गया है हॉस्टाइल, अनफेवरेबल विटनेस। और इस तरह के विटनेस के बारे में भारतीय साक्षी अधिनियम में सेक्शन 157 दे रखा है। इसके अलावा एक्सपर्ट विटनेस भी होते हैं, जो अपनी स्पेशलाइज नॉलेज की वजह से एक नॉर्मल पर्सन की अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड टेस्टिमनी देते हैं, तो वो एक्सपर्ट विटनेस की कैटेगरी में आ जाते हैं। मतलब जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं सेक्शन 39 से लेकर सेक्शन 45 ऑफ भारतीय साक्षी अधिनियम में, जिसकी हमने बात की थी, इन सेक्शंस का वीडियो ना आपको आई बटन पे मिल जाएगा, उनको अपन लोग एक्सपर्ट विटनेस मानते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या एक चाइल्ड विटनेस हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर काफी सारे केसेस में जो दिया गया उसको अगर हम कंक्लूड करें तो आंसर यही निकलता है कि अगर बच्चा चाहे 6 साल का है, 7 साल का, या फिर इससे भी कम एज का है, या फिर स्कूल जाने वाला 12 साल का बच्चा जिसके अंदर मेच्योरिटी लेवल आ जाता है, तो देखना हमने पता बस यही है कि वो बच्चा टोडलर नहीं होना चाहिए। वो बच्चा पूछे गए क्वेश्चन को समझ पा रहा होना चाहिए और उनका रैशनल आंसर वो दे पा रहा होना चाहिए, देन उसके द्वारा दी गई गवाही पर रिलाई किया जा सकता है। चाइल्ड विटनेस ने जो गवाही दी है उसका अदर एविडेंसेस के साथ कोरोबरेशन करना, देखो समझदारी का विषय है, बट ये चीज मैंडेटरी भी नहीं है। बाकी जो चाइल्ड ने गवाही दी है उसको केयरफुली स्क्रूटिनाइज करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि उसको किसी ने सिखा पढ़ा कर तो नहीं भेजा है। अगर चाइल्ड की जो गवाही है वो बिल्कुल रिलायबल लगती है, तो उसके आधार पे ना एक्यूज को कन्विक्शन भी किया जा सकता है। ये कहा गया था दिगंबर वैश्य वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2019 के केस में। बाकी ये जो केसेस यहाँ पर लिखे हैं, जफर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, भगवान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, रतन सिंह दालसुख भाई नायक वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, मोहम्मद सुगल वर्सेस द किंग, ये केसेस आपने ध्यान रखने हैं कि ये चाइल्ड विटनेस से संबंधित केसेस हैं। अगला टाइप है डम्ब विटनेस, मतलब कि ऐसा गवाह जो कि बोल नहीं सकता है, लाइक वो गूंगा है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ना बहरे होते हैं बचपन से ही, और इसी वजह से अपने जीवन काल में जैसे कि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं होता है तो वो बोल नहीं पाते हैं, तो इस वजह से भी वो डम्ब होता है। और ये वाली वजह मुझे पक्का नहीं पता कि ऐसा होता है या नहीं, ये मुझे लगता है कि जो बहरे पैदा होते हैं उनको जैसे कि पूरे जीवन कुछ सुना ही नहीं दिया, तो फिर वो बोलेंगे क्या, इस वजह से भी वो गूंगे हो जाते हैं। शायद ऐसा होता हो, पता नहीं, मुझे पक्का नहीं पता। ठीक है, एक बार आप देख लेना। ठीक है, बाकी एक और चीज पता क्या होता है, जैसे कि जो ब्लाइंड स्टूडेंट होता है, मतलब ब्लाइंड स्टूडेंट क्यों बोल रही हूँ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने काफी सारे ब्लाइंड स्टूडेंट्स के ना एग्जाम लिखे हैं।
मैं राइटर बनकर गई हूँ। तो जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनका मैंने एक्सपीरियंस सुना है कि उनको सपने पता कैसे आते हैं, सपने में सिर्फ उन्हें अंधेरा दिखाई देता है और आवाज़ें सुनाई देती हैं, और जो शेप्स उन्होंने बाय टच अपने जीवन काल में महसूस की हुई होती हैं उन शेप्स के साथ सिर्फ उन्हें आवाज़ें और अंधेरा बस यही सपने में दिखता है। अगर नॉर्मली हम जैसे इंसान को इस तरह के सपने आएंगे तो हमें तो बहुत ज़्यादा स्कैरी फील होगा। पता मैं भूतों में विश्वास नहीं रखती हूँ, लेकिन मैं भूतों से डरती बहुत ज़्यादा कभी दिखा नहीं, लेकिन अगर दिख जाए तो भैया मैं तो गई काम से होते नहीं है लेकिन वैसे तो दिखेंगे कैसे। तो यहाँ पर जो डम विटनेस होता है ना, जैसे कि उसको कोर्ट में गवाही देनी है, लेकिन गवाही कैसे दे, वो तो गूंगा है। लेकिन अगर वो गूंगा ना होता तो मुंह से बोल के गवाही देता ना। तो इसलिए जो भी वो गवाही जिस भी तरीके से देगा उसकी गवाही को ना ओरल एविडेंस ही माना जाएगा। ये चीज सेक्शन 125 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कही गई है, और कहा यह गया है कि जो गवाह बोल नहीं सकता है तो वो किसी और तरीके से अपनी गवाही कोर्ट में दे सकता है, लाइक लिख कर। और यहाँ पर एक चीज देख लो, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस दर्शन सिंह के केस में कहा गया था कि अगर विटनेस लिखना और पढ़ना वगैरह जानता है तो मैंडेटरी है कि वो कोर्ट में लिखकर ही अपनी गवाही दे। तो एक मेथड हो गया कि वो लिखकर अपनी गवाही दे सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है साइन लैंग्वेज के थ्रू। लेकिन चाहे वो लिखकर गवाही दे रहा है या साइन लैंग्वेज के थ्रू गवाही दे रहा है, बट वो गवाही देना चाहिए कहाँ पे, ओपन कोर्ट में। और उसकी गवाही को समझने के लिए कोर्ट इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर की मदद ले सकती है। और इस चीज का ना, जब वो गवाही दे रहा है ओपन कोर्ट में, वीडियो रिकॉर्ड भी किया जाना जरूरी है। तो डम विटनेस के साथ सेक्शन 125 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का हो गया है कंप्लीट। इस सेक्शन के बजाय ना इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 119 हुआ करता था। अगला टाइप है अकम्प्लिस विटनेस, यानी कि वायदा माफ गवाह। ये होता क्या है, तो देखो जब भी मतलब कोई क्राइम कमिट होता है, मान लो उसमें ना एक से ज्यादा लोग शामिल थे, उनमें से कुछ ने तो अल्टीमेटली उस क्राइम को अंजाम दिया, मतलब एक्चुअल में वो क्राइम खुद ही कमिट किया, ठीक है। और उसमें से मान के चलो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो उस क्राइम के किए जाने को अल्टीमेटली प्लान किए हो, या उस क्राइम का कमीशन इंस्टिगेट और अबेट किए हो। कुछ हो सकते हैं ऐसे जो कि क्राइम होने के बाद जो क्रिमिनल्स हैं उनको भगाने में, उनको छुपाने में, एविडेंसेस को हाइड करने में, एविडेंसेस को मिटाने में, गवाहों को धमकाने में साथ दिए हों। तो अल्टीमेटली जो भी क्राइम में शामिल होते हैं, जब उनको कोर्ट में लेकर जाया जाता है तो कोर्ट को ना अल्टीमेटली पता ही नहीं चल रहा है कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो कोर्ट ऐसा करती है, सेक्शन 343 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उनमें से किसी एक को बना लेती है वायदा माफ गवाह, अकम्प्लिस, कि भाई तुम बता दो सब कुछ, आपकी जो सजा है वो खत्म कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये जो वायदा माफ गवाह होता है, जैसे कि ये अपने साथियों के अगेंस्ट टेस्टिमनी देने वाला है, जैसे कि ये अपने साथियों को धोखा दे सकता है, इसीलिए सेक्शन 119 इलस्ट्रेशन बी में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये कहा है कि कोर्ट अकम्प्लिस की टेस्टिमनी के बारे में ये प्रिज्यूम कर सकती है कि भाई बिना कोरोबरेट की अदर एविडेंसेस के इसकी जो टेस्टिमनी है अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है, मतलब रिलायबल नहीं है। तो ये चीज कोर्ट के ऊपर प्रिज्यूम करनी मैंडेटरी नहीं है, ये चीज कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है। इसीलिए अगर ऐसा हो जाए कि अदर एविडेंसेस से कोरोबरेट ही नहीं किया और अकम्प्लिस की टेस्टिमनी पर रिलाई कर लिया, देन एक्यूज के अगेंस्ट कन्विक्शन पास कर दिया, तो ऐसे सिनेरियो में सेक्शन 138 ये कहता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कि जो कन्विक्शन कोर्ट ने पास किया है वो इलीगल नहीं होगा। तो इन दोनों सेक्शन को मिलाकर अगर आप पढ़ो तो कंक्लूजन यही निकलता है कि अकम्प्लिस की टेस्टिमनी का कोरोबरेशन करना एक समझदारी का विषय है, बट जरूरी बनेगा। अगर बिना कोरोबरेशन किए कन्विक्शन कर दिया जाए एक्यूज को तो वो कन्विक्शन इलीगल नहीं होगा। ये कहा गया था डगडू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1997 के केस में। बाकी जो सेक्सुअल ऑफेंसेस की विक्टिम होती हैं, लाइक उनको आप प्रोसिक्यूट्रिक्स कह सकते हो, तो वो ना उस ऑफेंस की विक्टिम है, उसको हम अकम्प्लिस की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। उसकी टेस्टिमनी रिलायबल होती है और कन्विक्शन के लिए सफिशिएंट होती है। ये कहा गया था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस छोटे लाल के केस में। लास्ट टाइप है इंटरेस्टेड विटनेस, जिसको हिंदी में कहते हैं हितबद्ध साक्षी, यानी कि ये ऐसा गवाह होता है जिसका ना केस के डिसीजन में होता है पर्सनल इंटरेस्ट। लाइक मान के चलो अगर वो प्रोसिक्यूशन का विटनेस है तो विक्टिम से वो रिलेटेड हो सकता है, विक्टिम का कोई रिलेटिव हो सकता है जो विक्टिम को इंसाफ दिलाना चाह रहा हो, दैट्स व्हाई हम उसको कह रहे हैं इंटरेस्टेड विटनेस। या फिर मान के चलो डिफेंस का विटनेस है तो वो एक्यूज का रिलेटिव हो सकता है जो एक्यूज की तरफ से गवाही दे रहा है, क्योंकि एक्यूज को वो सजा से बचाना चाहता है, एक्यूज पर्सन से रिलेटेड है। तो जो भी मतलब रिलेटिव्स होते हैं, लाइक उनको कंसिडर किया जाता है इंटरेस्टेड विटनेस। तो उनके बारे में भग्गा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में कहा गया था कि उनकी टेस्टिमनी को इस वजह से कि भाई वो जो केस की पार्टी है, लाइक विक्टिम साइड हो गई जैसे कि डिसीज, या फिर डिफेंस साइड हो गई जैसे कि एक्यूज, उनसे संबंधित है,
सिर्फ इस वजह से उनकी टेस्टिमनी को, इंटरेस्टेड विटनेस की गवाही को डिसमिस नहीं किया जाना चाहिए। क्लोज रिलेटिव होना सफिशिएंट रीजन नहीं होता है विटनेस की गवाही को रिजेक्ट करने का। ये कहा गया था रवा साहब वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2023 के केस में, क्योंकि एविडेंस जो इंटरेस्टेड विटनेस ने दिया है वो वैलिड होता है अगर वो बाकी जो अवेलेबल एविडेंसेस हैं उनके साथ कोरोबरेट कर लिया जाए। और कोर्ट को इंटरेस्टेड विटनेस की टेस्टिमनी की रिलायबिलिटी को केयरफुली स्क्रूटिनाइज करना चाहिए। ये कहा गया था राहुल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2021 के केस में। तो ये हो गया इंटरेस्टेड विटनेस, और इसी के साथ विटनेसेस के सारे टाइप्स हो चुके हैं कंप्लीट। तो जो भी विटनेसेस होते हैं उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी चीज उन्हें पता है, जो भी चीज उनके नॉलेज में है, जिनके बारे में उन्हें गवाही देनी है, वो फुल्ली कोर्ट में डिस्क्लोज करे। जो डॉक्यूमेंट उनको प्रोड्यूस करने के लिए बोला गया है वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस करे। बट इस जनरल रूल का कुछ एक्सेप्शंस है। वो एक्सेप्शंस दे रखे हैं सेक्शन 127 से लेकर 136 तक के प्रोविजंस में, जिनमें ना कुछ प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, कुछ प्रिविलेज्ड एविडेंसेस हैं, मतलब जिनके बारे में विटनेसेस को मिला हुआ है प्रिविलेज, कि वो बोल सकता है कि ये चीज हमारी प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन में आ रही है, इसलिए हम इस चीज का एविडेंस नहीं दे सकते, इस चीज के बारे में मुंह नहीं खोल सकते हैं, मतलब गवाही नहीं दे सकते हैं। और कोर्ट ना जोर जबरदस्ती भी नहीं कर सकता है फिर कि आप गवाही दो इस चीज के बारे में। लाइक सेक्शन 127 भारतीय साक्षी अधिनियम का ये कहता है कि बीइंग अ जज और मजिस्ट्रेट, अगर कोर्ट में किसी जज और मजिस्ट्रेट ने कोई कंडक्ट किया है या उनकी नॉलेज में कोई चीज आई है, तो उस चीज के बारे में क्वेश्चन का आंसर करने के लिए उस जज और मजिस्ट्रेट को कंपेल नहीं किया जा सकता है जब तक कि सुपीरियर कोर्ट का आप ऑर्डर ना लेकर आ जाओ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये क्लेम कर रहे हो कि ये जो बी मजिस्ट्रेट है ना, इसने ना तमीज के साथ टेस्टिमनी नहीं लिया था, तो इस चीज के बारे में उस मजिस्ट्रेट को गवाही देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता जब तक कि सुपीरियर कोर्ट का ऊपर से ऑर्डर ना जाए। या फिर ये मान के चलो कि किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी पर्सन ने झूठी गवाही दी है, तो इस बारे में भी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मजिस्ट्रेट को कंपेल नहीं किया जा सकता जब तक कि सुपीरियर कोर्ट का ऑर्डर ना आ जाए ऊपर से। ओके। बाकी दूसरी चीज भी देख लो, जो कि ये कहती है कि बीइंग अ जज और मजिस्ट्रेट, कोर्ट में एक्ट करते टाइम जो चीज किसी जज और मजिस्ट्रेट के समक्ष हुई है उसके बारे में गवाह के रूप में उनको एग्जामिन किया जा सकता है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, जज साहब के सामने ही जो औरत मतलब गवाही देने आई थी ना कोर्ट में, जिसके अगेंस्ट गवाही दी थी, उसको कूटने लगी, उसको मारने लगी। तो इस चीज के बारे में इन जज साहब को एग्जामिन किया जा सकता है एज अ विटनेस, कि बताओ मतलब हुआ क्या था। या फिर आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो जो कि इलस्ट्रेशन सी में दिया है। लाइक आप ऐसे मान के चल सकते हो कि जज साहब यहाँ पर ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं और उन्हीं के सामने जो एक्यूज लाया गया है वो क्या करता है, सामने खड़े हुए कांस्टेबल की जेब से पिस्तौल निकाल के कांस्टेबल को शूट कर देता है। तो ये चीज जैसे कि जज साहब की प्रेजेंस में हुई, इस चीज के संबंध में जज साहब को एज अ विटनेस एग्जामिन किया जा सकता है। तो ये हो गया सेक्शन 127 भारतीय साक्षी अधिनियम का, और इस सेक्शन के बजाय इंडियन एविडेंस एक्ट में होता था सेक्शन 121। भारतीय साक्षी अधिनियम के सेक्शन 128 में मैरिटल कम्युनिकेशन को प्रिविलेजेस दी गई हैं। यानी कि एक स्पाउस अगर दूसरे स्पाउस को ड्यूरिंग देयर मैरिज, जब उनके बीच में मैरिज चल रहा है या चल रहा था, उस दौरान अगर एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को कुछ बताया, यहाँ पर हम बात करें ड्यूरिंग मैरिज, ना कि मैरिज से पहले या फिर मैरिज के बाद में, ड्यूरिंग मैरिज अगर एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को कुछ बताया, तो वो चीज जो दूसरा स्पाउस है उसको कोर्ट में डिस्क्लोज करने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा, और ना ही उसको परमिशन दी जाएगी उस चीज को कोर्ट में डिस्क्लोज करने की। ना ही कोर्ट उसको मजबूर करेगा, और ना ही अगर वो कोर्ट में बता रहा है तो उसको परमिट किया जाएगा वो बताने के लिए, क्योंकि वो चीज मैरिटल प्रिविलेज में आती है जो कि फ्रॉम डिस्क्लोजर प्रोटेक्टेड है अंडर सेक्शन 128 ऑफ भारतीय साक्षी अधिनियम। और ये सेक्शन पब्लिक पॉलिसी पर आधारित है। ये इसलिए इनकॉर्पोरेट किया गया है क्योंकि ये माना जाता है हस्बैंड एंड वाइफ इन द आई ऑफ लॉ एक ही होता है, और उनके बीच में जो रिश्ता है ताकि वो बना रहे। अगर एक हस्बैंड को अपनी वाइफ के अगेंस्ट गवाही देने के लिए कोर्ट में अलाउ कर दिया जाएगा ना, तो इससे उनके बीच में जो रिश्ता होता है शादी का, उस पर आंच आ जाएगी ना। तो इसलिए ये चीज है यहाँ पे। लेकिन अगर हस्बैंड ने जो वाइफ को बताया या वाइफ ने जो हस्बैंड को बताया, मतलब जो भी बताने वाला स्पाउस है वो ही अगर उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करने की या उसके रिप्रेजेंटेटिव उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करने की कंसेंट दे दे, तो तब वो चीज कोर्ट में डिस्क्लोज की जा सकती है। इसके अलावा दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर मामला हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में ही चल रहा है, तो तब ड्यूरिंग देयर मैरिज वो एक दूसरे को क्या कहे वो कोर्ट में डिस्क्लोज कर सकते हैं। और ये चीज ना, जो एंशिएंट बिलीफ है कि हस्बैंड एंड वाइफ एक ही होते हैं इन द आई ऑफ लॉ,
इस अवधारणा को, इस बिलीफ को खत्म करती है। और ये चीज हमें देखने को मिलती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 126 में, जहां पे कह रहे हैं कि सिविल मामला अगर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में ही चल रहा है या क्रिमिनल मैटर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में ही चल रहा है, तो फिर वो एक दूसरे की बातें ना डिस्क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक मान के चलो सिविल केस चल रहा है डिवोर्स का हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, तो वाइफ बता सकती है कि हस्बैंड ने उसको क्या कहा था, और हस्बैंड बता सकता है कि वाइफ ने उसको क्या कहा था ड्यूरिंग देयर मैरिज। या फिर मान के चलो क्रिमिनल केस चल रहा है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, मान लो कि वाइफ ने क्रुएलिटी का हस्बैंड के अगेंस्ट केस फाइल किया है कि जो हस्बैंड है वो क्रुएलिटी वगैरह करता था, तो वो बता सकती है कि हस्बैंड उसको क्या क्या कहता था ड्यूरिंग देयर मैरिज, और फिर हस्बैंड भी बता सकता है कि वाइफ उसको क्या क्या कहती थी। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है 126 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, इसके बजाय ना इंडियन एविडेंस एक्ट में हुआ करता था सेक्शन नंबर 120। उसकी जो हेडिंग है वो नहीं है यहाँ पे, उसके बजाय यहाँ पर ये वाली हेडिंग कर दी है, कॉम्पिटेंसी ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एज अ विटनेस इन सर्टेन केसेस। ओके, अब वापस से सेक्शन 128 पर आ जाओ, क्योंकि कुछ केसेस इसके अभी हमने डिस्कस करने हैं। पहला केस आता है एमसी वर्गीस वर्सेस टीजे पुनेल का। इस केस में ये बताया गया कि सेक्शन 128 के तहत जो कम्युनिकेशन हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मान के चलो हस्बैंड ने वो किया है कम्युनिकेशन वाइफ को, तो वो जरूरी चीज पता क्या है, वो कम्युनिकेशन हस्बैंड किया हो वाइफ को ड्यूरिंग दियर मैरिज, जब उनके बीच में शादी वाला रिश्ता था या चल रहा है, मतलब ड्यूरिंग मैरिज वो कम्युनिकेशन अगर वाइफ को किया है तो वो सेक्शन 128 में प्रोटेक्टेड है। और वो प्रोटेक्टेड है इवन अगर हस्बैंड वो चीज बता के मर गया या दोनों के बीच में डिवोर्स भी अगर हो गया, तब भी वो प्रोटेक्टेड है। बट कौन सी कम्युनिकेशन प्रोटेक्टेड नहीं है? वो कम्युनिकेशन यहाँ पर प्रोटेक्टेड नहीं है जो हस्बैंड ने शादी से पहले वाइफ को की है या शादी के बाद की है, मतलब डिवोर्स होने के बाद, या ये कह लो कि वाइफ ने जो हस्बैंड को शादी से पहले की है या शादी टूटने के बाद की है, तो उस कम्युनिकेशन को सेक्शन 128 में प्रोटेक्ट नहीं किया गया है। बाकी अगर वो कम्युनिकेशन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के नेचर की है, मतलब मान लो वाइफ को आके हस्बैंड ने बताया कि मैंने ना किसी का मर्डर कर दिया है, ये एग्जाम्पल है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का, तो वो चीज भी प्रिविलेज कम्युनिकेशन में सेक्शन 128 के तहत फ्रॉम डिस्क्लोजर प्रोटेक्टेड है। यहां तक कि अगर हस्बैंड मर गया तो जो विधवा है ना उसकी, उसको कोई राइट नहीं है जो हस्बैंड ने उसको बताया था ड्यूरिंग देयर मैरिज वो डिस्क्लोज करने का। लेकिन हाँ, अगर मरे हुए हस्बैंड की जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उसको एक्सप्रेस कंसेंट दे देता है, कंसेंट यहाँ पर एक्सप्रेस होनी चाहिए ना कि इम्प्लाइड, तो तब वो चीज वो डिस्क्लोज कर सकती है, बता सकती है। लेकिन जो विधवा है वो खुद अपने आप को ये नहीं कह सकती है कि मैं ही तो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट हूँ मरे हुए हस्बैंड की, और मैं उस चीज को डिस्क्लोज करने की जब खुद ही परमिशन दे रही हूँ तो मुझे डिस्क्लोज करने दो वो चीज। नहीं, विडो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट नहीं मानी जाएगी डिसीज हस्बैंड की। और अगर ऐसा हो जाए कि डिसीज हस्बैंड का कोई रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट है ही नहीं, तो तब वो राज राज ही रह जाएगा। मरे हुए हस्बैंड ने जो विडो को बताई थी बात, वो अब मरे हुए हस्बैंड के साथ ही चलेगी, समझ लो। अगर विडो उसको कोर्ट में डिस्क्लोज करेगी ना, तो कोर्ट उसको रोक देगी कि भाई ये चीज आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये चीज सेक्शन 128 में फ्रॉम डिस्क्लोजर प्रोटेक्टेड है। ये कहा गया था नवाब हवलदार वर्सेस एम्परर के केस में। लेकिन अगर कोई पर्सन अपनी मिस्ट्रेस को कुछ बताया था, कुछ कम्युनिकेट किया था, तो जैसा कि यहाँ पर तो शादीशुदा के बीच में जो चीज कम्युनिकेट हुई है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, मिस्ट्रेस से शादी थोड़ी होता है, तो फिर वो यहाँ पर सेक्शन 128 में प्रोटेक्टेड नहीं है। उसके ऊपर सेक्शन 128 कोई बार नहीं लगाता है डिस्क्लोजर से, उसको डिस्क्लोज किया जा सकता है। वहीं अगर हस्बैंड ने कोई पर्टिकुलर एक्ट किया है वाइफ के सामने, यहाँ पे तो हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं ना, लेकिन अगर कोई एक्ट हस्बैंड ने वाइफ के सामने किया है या वाइफ ने हस्बैंड के सामने किया है, तो क्या उसको भी प्रोटेक्शन मिलेगा? तो इसका आंसर है नहीं। ये बात कही गई थी राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1954 के केस में। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान के चलो जो वाइफ है वो ये देखती है कि उसका हस्बैंड लेट नाइट घर वापस आया है, उसके जो कपड़े हैं वो खून में सने हुए हैं, और वो आके अपना हाथ धोता है, उसके हाथ में एक चाकू होता है, उसको भी धोता है वो और छुपाता है उसे, और फिर वो वाइफ के पास आता है और बोलता है कि मैंने उस पर्टिकुलर पर्सन का मर्डर कर दिया है। तो ये जो उसने बताया कि मैंने किसी पर्टिकुलर पर्सन का मर्डर कर दिया है, वो वाइफ को बताने के लिए कोर्ट में परमिट नहीं किया जाएगा, वो चीज सेक्शन 128 में प्रोटेक्टेड है। लेकिन हस्बैंड ने जो चीजें वाइफ के सामने की, जो एक्ट किया, लाइक वो आया रात के टाइम पे खून से सने हुए कपड़ों में चाकू के साथ, जो कि उसने बाद में साफ किया, चाकू को छुपा दिया, वो चीज कोर्ट में वाइफ डिस्क्लोज कर सकती है, क्योंकि कंडक्ट प्रोटेक्टेड नहीं है फ्रॉम डिस्क्लोजर अंडर सेक्शन 128 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये हो गया आपका सेक्शन 128 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अगला सेक्शन है सेक्शन 129। इस सेक्शन के बजाय इंडियन एविडेंस एक्ट में हुआ करता था सेक्शन 123। तो दोनों जगह जो कंटेंट है वो सेम ही है। तो ये सेक्शन पता क्या कहता है, ये ना रोकता है, क्या रोकता है कि आप एविडेंस नहीं दे सकते हो।
अरे ऐसा कैसे हो गया, मतलब एविडेंस नहीं दे सकते? एविडेंस नहीं दे सकते हो ऐसा जो कि आप लाए हो कहां से? स्टेट के अफेयर से संबंधित अनपब्लिश ऑफिशियल रिकॉर्ड से। भाई जो चीज पब्लिकली रिवील ही नहीं हुई है, तो अगर आप वहां से लाके एविडेंस पेश कर देते हो उससे संबंधित, तो फिर इससे पब्लिक वेलफेयर को खतरा हो सकता है, पब्लिक इंजरी हो सकती है। तो जैसा कि एक मैगजीम है, साल्सस पॉपुलर एज सुप्रीमा लेक्स, यानी कि पब्लिक वेलफेयर सबसे ऊपर है, पैरामाउंट है। दैट्स वाई सेक्शन 129 आपको रोकता है कि अनपब्लिश ऑफिशियल रिकॉर्ड जो कि अभी पब्लिकली रिवील नहीं हुआ है और स्टेट के अफेयर से संबंधित है, वहां से लाया गया कोई एविडेंस आप कोर्ट में नहीं दे सकते हो। इवन कोर्ट भी ये चीज इवेल्युएट नहीं कर सकती है कि उस डॉक्यूमेंट से क्या वाकई में पब्लिक इंजरी हो सकती है। ये चीज सिर्फ जो रेलेवेंट अथॉरिटी है वही डिटरमिन कर सकती है, लेकिन कोर्ट ये चीज डिटरमिन कर सकती है कि जो एविडेंस दिया जा रहा है वो स्टेट के अफेयर से संबंधित है या नहीं। ठीक है, दैट्स इट। और ये कहा गया था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस एसएस सिंह के केस में। लेकिन एक चीज है, और वो ये चीज है कि जिस रेलेवेंट डिपार्टमेंट का वो अनपब्लिश ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसका हेड अगर आपको परमिशन दे दे तो तब आप ये चीज कर सकते हो। बाकी सिमिलर काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस अपन लोगों को देखने को मिलते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 328 सबसेक्शन 3 में। अगला सेक्शन है भारतीय साक्षी अधिनियम का सेक्शन 130। इस सेक्शन के बजाय इंडियन एविडेंस एक्ट में हुआ करता था सेक्शन 124 एंड सेक्शन 131 भारतीय साक्षी अधिनियम की जगह इंडियन एविडेंस एक्ट में होता था सेक्शन नंबर 125। तो दोनों जगह जो कंटेंट आपको देखने को मिलेगा वो सेम है। तो ये सेक्शन 130 पता क्या कहता है? ये ना ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो पब्लिक ऑफिसर को ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में की जाती है उनको डिस्क्लोजर से प्रोटेक्ट करता है, वो भी तब जब वो डिस्क्लोज करने से पब्लिक इंटरेस्ट खतरे में पड़ सकता है। यानी कि किसी भी पब्लिक ऑफिसर को कंपेल नहीं किया जाएगा ऐसी कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करने के लिए जो कि उसको ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में की गई, वो भी तब जब वो पब्लिक ऑफिसर ये कंसीडर करता है कि अगर मैं ये डिस्क्लोज कर दूंगा ना तो इससे पब्लिक इंटरेस्ट को खतरा हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी कम्युनिकेशन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में किसी पब्लिक ऑफिसर को की गई है ऐसा तब कहा जाता है जब बीइंग अ पब्लिक ऑफिसर जिस पब्लिक ऑफिस को वो होल्ड किए हुए है उस पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने के नाते जो भी बातें उसको रिवील की जाती हैं, जिनसे भी वो फैमिलियर होता है, जो कम्युनिकेशन उसको की जाती है वो मानी जाती है कि वो कॉन्फिडेंशियल है, वो ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में उसको की गई है। तो अगर उनको डिस्क्लोज करने से पब्लिक इंटरेस्ट पर खतरा पड़ सकता है तो फिर पब्लिक ऑफिसर को वो बताने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा। सेक्शन 131 देखो ये कहता है कि जो भी मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर एंड रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं तो उनसे ना आप ये नहीं पूछ सकते हो कि किसी ऑफेंस के बारे में इंफॉर्मेशन उनको कहाँ से मिली, क्योंकि अगर सोर्स का नाम बता देंगे तो ऐसा हो सकता है कि जिस पर्सन ने किसी ऑफेंस के बारे में इंफॉर्मेशन किसी मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर या रेवेन्यू ऑफिसर को दी है उसकी जान खतरे में आ जाए। दैट्स वाई ना जो इन्फॉर्मर है उसकी आइडेंटिटी ये लोग ना कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं। जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन आगे के सेक्शंस में सेक्शन 132 से लेकर 134 के सेक्शंस में भारतीय साक्षी अधिनियम में दे रखी है वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप से संबंधित है। किसके बीच के प्रोफेशनल रिलेशनशिप से संबंधित है? एडवोकेट एंड क्लाइंट के बीच में जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप होती है उससे संबंधित है। और भारतीय साक्षी अधिनियम के सेक्शन तो उसको गवर्न करते हैं, साथ में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स, एडवोकेट एक्ट ये भी गवर्न करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 132 अगर हम देखें भारतीय साक्षी अधिनियम का तो यहाँ पर देखो क्या किया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट में जो सेक्शन नंबर 126 हुआ करता था उसमें जो कंटेंट था उस कंटेंट को सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 में डिवाइड करके सबसे पहले यहाँ पर डाल दिया। फिर आगे जो सेक्शन 132 में सबसेक्शन 3 है वो रिप्लेसमेंट है इंडियन एविडेंस एक्ट में दिए गए सेक्शन नंबर 127 का। ये चीज क्लियर। बाकी अगर हम कंटेंट की बात करें तो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शंस में आपको देखने को मिलेगा एम्प्लॉयमेंट वर्ड, उसकी जगह प्रोफेशनल सर्विस यहाँ पर इन्होंने ऐड किया है। ठीक है, वहीं बैरिस्टर, अटॉर्नी, लीडर और वकील ये चार जो वर्ड्स हुआ करते थे इनकी जगह इन सेक्शंस में इन्होंने एडवोकेट वर्ड को सब्सटीट्यूट किया है। और सबसेक्शन 3 की अगर हम बात करें जैसे कि ये सेक्शन 127 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का रिप्लेसमेंट है, तो जब ये सेक्शन 127 था ना इंडियन एविडेंस एक्ट में वहां पर आपको ये लिखा हुआ दिखता था इंटरप्रेटर एंड द क्लर्क्स, और इसकी जगह सर्वेंट्स ऑफ बैरिस्टर, लीडर, अटॉर्नी और वकील, इस तरह के 4 वर्ड्स और ये सर्वेंट के साथ, बट उसकी जगह इन्होंने यहाँ पे एम्प्लॉइज ऑफ एडवोकेट कर दिया। ओके, सेक्शन 132 भारतीय साक्षी अधिनियम का कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो क्रिमिनल एडवोकेट होते हैं ना उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर ये सेक्शन ना होता तो उनके जो क्लाइंट बने हुए हैं, मतलब कोई क्रिमिनल उनका अगर क्लाइंट बन रहा है तो उस क्रिमिनल को ना अपने एडवोकेट से ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, वो खुल के बता ही नहीं पाता कि आखिर वो क्या कांड करके आया है,
क्योंकि उसको डर रहता है कि अगर मैंने इसको बता दिया तो ये सारा का सारा कोर्ट में भांडा फोड़ देगा मेरा। तो इन ट्रस्ट इश्यूज को खत्म करने के लिए ये सेक्शन है। दैट्स वाई हम किसी पर भी विश्वास ना करके एडवोकेट के ऊपर ही विश्वास कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम किसी को भी बताते हैं कि हम ये कांड करके आए हैं या ये क्राइम करके आए हैं और वो कोर्ट में जाकर अगर हमारी पोल खोल दे तो वो चीज हमारे अगेंस्ट एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के रूप में यूज की जा सकती है। इसीलिए सबसेक्शन 1 सेक्शन 132 का ये कह रहा है कि आप एडवोकेट के पास जाओ। यानी कि अगर हम एडवोकेट को एज हिज क्लाइंट कुछ बताते हैं, चाहे हमारी जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है वो एडवोकेट के साथ खत्म ही क्यों ना हो जाए, वो तब भी जो चीज हमने उसको बताई है वो डिस्क्लोज नहीं करेगा बिना हमारी एक्सप्रेस कंसेंट के। क्योंकि लिखा है ना, एट एनी टाइम उसको परमिट नहीं किया जाएगा ये चीज डिस्क्लोज करने के लिए। यानी कि उससे पूछा नहीं जाएगा कि क्लाइंट ने या क्लाइंट के बिहाफ पे उसको क्या इंफॉर्मेशन बताई गई है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बताया एडवोकेट को कि एडवोकेट साहब मैंने मर्डर कर दिया है एक पर्टिकुलर पर्सन का, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए केस लड़ें, ठीक है। तो ये पूछा नहीं जाएगा कि मैंने क्या बताया है। या फिर मान लो मेरी बड़ी बहन गई है एडवोकेट को हायर करने मेरे लिए कि जो मेरी छोटी बहन है उसने ना किसी का मर्डर कर दिया है, हम चाहते हैं कि आप मेरी छोटी बहन को प्रोटेक्ट करें, उसकी तरफ से केस लड़ें। तो ये चीज पूछी नहीं जाएगी कि मैंने या मेरी बड़ी बहन ने क्या इंफॉर्मेशन दी है एडवोकेट को, ना ही एडवोकेट ये चीज बताएगा। एंड इवन एडवोकेट ने एज हिज क्लाइंट हमें क्या एडवाइस दी वो भी एडवोकेट नहीं डिस्क्लोज करेगा। एंड ड्यूरिंग प्रोफेशनल सर्विस एज सच एडवोकेट जो भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट से वो फैमिलियर हुआ उनके बारे में भी वो कुछ नहीं बताएगा एट एनी टाइम। मतलब प्रोफेशनल रिलेशनशिप जो हमारा उसके साथ चल रहा है ना वो खत्म भी हो जाए ना, उसके बाद भी उसको परमिशन नहीं है इस चीज की, विदाउट क्लाइंट्स एक्सप्रेस कंसेंट, बिना हमारी एक्सप्रेस कंसेंट के। यानी कि जो क्लाइंट है, जैसे कि अभी क्लाइंट हम है, सिर्फ हम ही क्या कर सकते हैं, ये जो प्रिविलेज मिला हुआ है इसको वेव कर सकते हैं। और इस चीज के रिगार्डिंग सेक्शन 133 में ये कह रहे हैं कि अगर हम एडवोकेट को एज अ विटनेस बुला रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जो हमारा प्रिविलेज है, जो चीजें हमने एडवोकेट को बताई है उसको डिस्क्लोज करने का हमने एडवोकेट को परमिशन दे दिया है। यानी हमने जो 132 में हमें प्रिविलेज मिला हुआ है उसको हमने वेव कर दिया है, जब तक कि हम जो कॉन्फिडेंशियल मैटर है उसी के बारे में एडवोकेट से क्वेश्चन नहीं करते हैं। अगर हम उसके बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं तो तब एडवोकेट वो चीज डिस्क्लोज करने के लिए परमिट कर दिया जाएगा। बाकी जो चीज एडवोकेट को बताने से रोका जा रहा है सेक्शन 132 में, वो चीज उसका इंटरप्रेटर, क्लर्क एंड इवन कोई भी एम्प्लॉइज डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो ये चीज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मानी जाएगी। और जो कम्युनिकेशन प्रोटेक्टेड है वो की गई होनी चाहिए ड्यूरिंग दी प्रोफेशनल रिलेशनशिप, ना कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप स्टार्ट होने से पहले या फिर स्टार्ट होने के बाद। बाकी अगर हम अपने फ्रेंड से एडवाइस ले रहे हैं जो कि एडवोकेट है, बट हम सिर्फ उससे ना एज अ फ्रेंड एडवाइस ले रहे हैं ना कि एज एन एडवोकेट, तो वो चीज यहाँ पर प्रोटेक्टेड नहीं है। वो चीज जो हमारा फ्रेंड है डिस्क्लोज कर सकता है। जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन सेक्शन 132 में प्रोटेक्टेड है उसका कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। पहला एक्सेप्शन ये कह रहा है कि अगर कोई चीज कम्युनिकेट की गई थी इन फर्दरेंस ऑफ इलीगल पर्पस, यानी कि मान के चलो मैं गई एडवोकेट के पास और मैं बोल रही हूं कि ये देखो मैंने कुछ जाली कागजात बनवाए हैं और मैं चाहती हूं कि कोई पर्टिकुलर जमीन है उसको हथियाना, इसमें आप मेरी मदद करो। तो ये चीज बताने से एडवोकेट को रोका नहीं जाएगा, ये चीज एडवोकेट बता सकता है, ये चीज प्रोटेक्टेड नहीं है। सेकेंडली, जब से एडवोकेट मेरे को प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है एज एन एडवोकेट, उसने ऑब्जर्व किया है कि मैंने कोई क्राइम कर दिया है या कोई फ्रॉड कर दिया है, तो वो चीज भी यहाँ पर प्रोटेक्टेड नहीं है फ्रॉम डिस्क्लोजर, वो एडवोकेट बता सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एडवोकेट के पास गई कि ये पर्टिकुलर पर्सन है वाई जिसका मैंने मर्डर कर दिया है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरा केस लड़े। अब मीन वाइल होता यह है, हमारी मतलब प्रोफेशनल रिलेशनशिप शुरू हो जाती है एडवोकेट के साथ, अब वो मेरा केस लड़ रहा है। देन मुझे पता चलता है कि ये एक्स नाम का जो पर्सन है इसने ना मुझे देख लिया था जब मैं वाई को मार रही थी। तो अब मैं चाहती हूँ कि ये पर्सन ना गवाही ना दे पाए, इसलिए मैं एक्स को ही जाकर लुढ़का देती हूँ। एडवोकेट ये चीज ऑब्जर्व कर लेता है, एडवोकेट को ये चीज पता चल जाती है, तो एडवोकेट ये चीज बता सकता है। ये चीज यहाँ पर डिस्क्लोजर से प्रोटेक्टेड नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी चीजों को भी प्रोटेक्ट किया जाए ना तो फिर एक तरीके से क्राइम को बढ़ावा ही मिलेगा, क्राइम को बढ़ावा ही मिलेगा। बढ़ावा बढ़ावा क्या होता है, बढ़ावा, मुझसे ना ये वर्ड ही नहीं बोला जाता, बढ़ाई, बढ़ावा, बढ़ावा, बढ़ावा मिलेगा।
तो ये तो हो गया आपका सेक्शन 132। इसमें जो इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं एक बार आप उनको सुपरफिशियली पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएंगे, बाकी वो मैंने अपनी लैंग्वेज में आपको यहाँ पर बता ही दिया है। सेक्शन 134 भारतीय साक्षी अधिनियम में जो दिया गया है ये इंडियन एविडेंस एक्ट में दिए गए सेक्शन 129 का रिप्लेसमेंट है। सेक्शन 129 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में लिखा हुआ होता था लीगल प्रोफेशनल एडवाइजर, उसकी जगह यहाँ पर सिर्फ लीगल एडवाइजर लिखा हुआ है। तो सेक्शन 134 है क्या, ये कहता है कि लीगल एडवाइजर के साथ जो भी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन हुई है वो डिस्क्लोज करने के लिए सूट की पार्टी को भी कंपेल नहीं किया जाएगा जब तक कि वो खुद वॉलेंटरली ऑफर नहीं करती है एज अ विटनेस पेश होना। और अगर वो पेश होती है विटनेस के रूप में तो फिर जो वो गवाही दे रही है उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो कम्युनिकेशन डिस्क्लोज करना जरूरी है वो डिस्क्लोज करने के लिए उसको कंपेल किया जा सकता है। सेक्शन 135 इंडियन एविडेंस एक्ट में दिए गए सेक्शन नंबर 130 का रिप्लेसमेंट है। सेक्शन 130 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में ना प्लेज लिखा होता था, प्लेज ही नहीं लिखा होता था। तो ये ग्रामेटिकल नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक में भी हो उसको करेक्ट किया गया यहाँ पे। तो सेक्शन 135 भारतीय साक्षी अधिनियम का ये कह रहा है कि अगर कोई गवाह सूट की पार्टी नहीं है और उसको बुलाया गया है किसी प्रॉपर्टी का टाइटल डीड प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर कोई प्रॉपर्टी वो एज अ प्लेजी और मॉर्गेजी होल्ड किए हुए है और उससे संबंधित कोई डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए उसको बुलाया गया है, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि उसको इंक्रिमिनेट कर सकता है, किसी क्रिमिनल चार्ज में फंसा सकता है, ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए उसको अगर बुलाया गया है, तो यहाँ पर जब तक कि वो राइटिंग में एग्री नहीं होता टू प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट उसको कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे ही करे, क्योंकि ये चीज उसके ऊपर पूरा ऑप्शनल है। उसकी मर्जी है कि वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे या फिर वो ऑब्जेक्शन रेज करे कि भाई मैं तो ऑब्जेक्शन रेज करता हूँ, मुझे वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना ही नहीं है, क्योंकि सेक्शन 135 मुझे डिस्क्रिप्शन दे रहा है, मेरी मर्जी मैं वो प्रोड्यूस करूँ या ना करूँ। अब आगे जो सेक्शन रह गए हैं सेक्शन 136, 137, 138, 139 ऑफ भारतीय साक्षी अधिनियम, ये सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट में दिए गए सेक्शन 131, 132, 133, 134 का रिप्लेसमेंट है। दोनों जगह कंटेंट सेम ही है, सिर्फ जो सेक्शन 138 है भारतीय साक्षी अधिनियम का, इसके बजाय जब इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 133 हुआ करता था तो वहां पर ये जो लाइन है ना इसमें इफ की जगह लिखा होता था मियरली बिकॉज, तो वो हटा के बस इन्होंने इफ लिख दिया तो ये इतना सा अंतर है। बाकी सेक्शन 136 इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें देखो यही है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट किसी पर्सन के पोजेशन में है या कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किसी पर्सन के कंट्रोल में है, तो अगर वो किसी अदर पर्सन के पास होता जो कि उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करने से रिफ्यूज करने के लिए एंटाइटल होता, तो अभी जिसके पोजेशन में है उसको भी कंपेल नहीं किया जाएगा कि भाई तू प्रोड्यूस कर उसे, जब तक कि जो एंटाइटल पर्सन है उसकी कंसेंट ना ली जाए उसके प्रोडक्शन के लिए। सेक्शन 137 ये कहता है कि किसी सूट या प्रोसीडिंग में जो मैटर इशू में है उससे संबंधित कोई रेलेवेंट अगर क्वेश्चन है और वो पूछा जा रहा है किसी गवाह से, तो गवाह उस क्वेश्चन का आंसर देने से इस आधार पे मना नहीं कर सकता है कि अगर मैंने आंसर दे दिया तो मैं इनक्रिमिनेट हो जाऊंगा, मतलब मेरे अगेंस्ट कोई क्रिमिनल कार्यवाही की जा सकेगी या फिर मैं एक्सपोज हो जाऊंगा टू द पेनल्टीज और फॉरफीचर्स। वहीं अगर इस तरह के क्वेश्चन का आंसर करने के लिए कंपेल किया जाता है ना विटनेस को, तो वो जवाब देगा, उसके उन जवाब को उस विटनेस के अगेंस्ट यूज नहीं किया जाएगा, उस विटनेस को अरेस्ट करने के लिए, प्रोसिक्यूट करने के लिए या फिर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट प्रूव करने के लिए। हालांकि अगर ऐसा हो जाए कि उसको कंपेल किया गया कि भाई तू आंसर दे, बट उसने दे दिया फॉल्स एविडेंस, तो तब इस चीज के लिए उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकेगा। बाकी सेक्शन 137 जो है इसके साथ आप लिंक कर सकते हो सेक्शन 150 भारतीय साक्षी अधिनियम का। सेक्शन 138 अकम्प्लिस के बारे में है। जब मैंने टाइप्स ऑफ विटनेसेस पढ़ा था तब मैंने अकम्प्लिस क्या होता है ये भी बता दिया था और ये सेक्शन भी डिस्कस कर ही लिया था। अब सवाल ये आता है कि किसी मामले में कितने मिनिमम और कितने मैक्सिमम विटनेसेस होने चाहिए टू प्रूव एनी पर्टिकुलर फैक्ट, तो इसका आंसर है कि ऐसा कोई नंबर फिक्स नहीं किया गया है, ये कह रहा है सेक्शन 139, क्योंकि हम फोकस करते हैं विटनेस की क्वालिटी एंड क्रेडिबिलिटी पे कि विटनेस ट्रस्टवर्दी है या नहीं, कहीं करप्ट तो नहीं है, उसकी हम क्रेडिबिलिटी को चेक करते हैं, हम उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं, ना कि हम क्वांटिटी पे जाते हैं कि इतने सारे विटनेस लाओ तभी जाके हम कोई पर्टिकुलर चीज मानेंगे जब वो उसके बारे में गवाही देंगे। नहीं, अगर एक विटनेस आके गवाही दे दे और वो क्रेडिबल है उसकी गवाही और वो विटनेस रिलायबल है, तो सिर्फ एक विटनेस की गवाही के आधार पर भी ना कन्विक्शन किया जा सकता है। ये कहा गया था अजय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2023 के केस में। अगर ऐसा हो जाए कि जो क्राइम सीन है वो बहुत सारे लोगों ने विटनेस किया है, तो सारे के सारे जो गवाह हैं उन सभी को एग्जामिन करने की जरूरत नहीं, उनमें से कुछ ही जो रिलायबल हैं
सफिशिएंट हैं कोर्ट में गवाही देने के लिए। बाकी अनिल फुकान वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम के केस में कहा गया था कि सिर्फ सिंगल रिलायबल आई विटनेस की जो टेस्टिमनी है, अगर वो रिलायबिलिटी के टेस्ट को पास कर लेती है, वो निकल जाती है रिलायबल, क्रेडिबल, ट्रस्टवर्दी, तो फिर सिर्फ उसी के आधार पर कन्विक्शन किया जा सकता है कि उसको कन्विक्ट किया जा सकता है। जैसे कि जहीरा हबीबुल्ला के केस में हुआ था, जो कि बेस्ट बेकरी केस के नाम से भी जाना जाता है, तुलसी बेकरी केस के नाम से भी जाना जाता है। 2006 का केस है। इस केस में जहीरा शेख जो थी ना, उनकी टेस्टिमनी के ही आधार पर सिर्फ टोटल 9 एक्यूज को इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ दिया गया था। वहीं अगर विटनेस जो टेस्टिमनी दे रहा है उसमें थोड़ा बहुत इनकंसिस्टेंसी अगर होती है, क्या इस वजह से हम उसकी पूरी गवाही को डिस्कार्ड कर सकते हैं? तो इसका आंसर है एक मैक्सिम, फाल्सुस इन उनो फाल्सुस इन ओमनिबस, फॉल्स इन वन थिंग फॉल्स इन एवरीथिंग। मतलब अगर कोई चीज थोड़ा सा भी गलत होगी ना तो उसको पूरा ही गलत मान लिया जाएगा। बट ये चीज इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। अगर जो रिलायबल विटनेस है उसने कोई गवाही दी है और उसकी गवाही में थोड़ी बहुत इनकंसिस्टेंसीज हैं, तो उसको सिर्फ इस वजह से डिस्कार्ड नहीं किया जाएगा। ये कहा गया था कोमेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2018 के केस में एंड मेहरबान वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2019 के केस में। तो यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर नंबर 9। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी गो विद जीनत को भी सब्सक्राइब करना, साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी गो विद जीनत, उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहां पे काफी सारी चीजों की अपडेट, किसी भी जुडिशरी के एग्जाम के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जो निकलती है उसके बारे में अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है, और साथ ही कौन कौन से सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट अवेलेबल है वो सब कुछ डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट की जाती है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको ये बुक परचेस करना है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, या फिर कोई भी पीडीएफ नोट किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसको परचेस करने के लिए ना मुझे व्हाट्सएप कर लेना, या मेरी टेलीग्राम आईडी पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।